अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 19 अप्रैल 2024 है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होगा तो 20 अप्रैल हो चुका होगा। आज की हमारी प्रेजेंटेशन है ग्रो फर्टिलाइजर के हवाले से। इस शेयर ने रिसेंटली अनाउंस किए अपने रिजल्ट्स, तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पिछले 2 दिनों से हलचल है कि इसको ले लो, बाय कर लो, डिविडेंड मिलेगा, ये वो। तो मैंने सोचा क्विकली इस पे ओवरव्यू बताऊं। और आया इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी है कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सिर्फ डिविडेंड के लिए लेना चाहिए, इस पे हम जिक्र करते हैं। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, इसके एनुअल रिजल्ट्स की बात करें, तो इसके एनुअल रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे रहे। खासतौर पर रेवेन्यू इसका एक अच्छा 63% का इंक्रीज नज़र आया पिछले साल के क्वार्टर से। और फिर इसके कॉस्ट देखें, कॉस्ट सिर्फ 43% इंक्रीज हुई, जबकि रेवेन्यू 63% इंक्रीज हुआ। मतलब ये कि इन्होंने मार्जिन में खासा बचाया, मार्जिन इनका इम्प्रूव हुआ। पिछले साल मार्जिन 26 था, ये पिछले पिछले रिजल्ट कंपैरेटिव रिजल्ट पे, और इस बार 33% है। तो ये सिग्निफिकेंट अच्छा इंडिकेशन है कि इन्होंने अपने मार्जिन इंप्रूव किया, रेवेन्यू बढ़ाया। बाकी दूसरी चीज़ों पे मैं जिक्र नहीं करूंगा, जो मेरे ख्याल में काफ़ी रूटीन चीज़ें हैं, इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कोई ऐसी मेजर कंसर्निंग पॉइंट नहीं, एक्सेप्ट टैक्सेशन, जो कि हम देख सकते हैं। मैंने पिछले क्वार्टर्स पे आपको बताया था, पिछले इसकी प्रेजेंटेशन पे मैंने एक पिछली भी इस पे प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें बताया था इसमें सुपर टैक्स का इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से मैं समझ सकता हूँ ये टैक्स का 1.7 बिलियन से 5 अरब इसलिए हुआ है, डेढ़ डेढ़ पौने 2 अरब से 5 अरब इसलिए हुआ टैक्स की वजह से। मुझे लगता है कि ये इसी वजह से इस पे अच्छा खासा एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है, टैक्स का नंबर काफी ज्यादा है। क्रॉस सुपर टैक्स की वजह से, ये गवर्नमेंट की जो रिड्यूस सब्सिडीज की वजह से। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इसकी अच्छी है। अब बैलेंस शीट पे जाते हैं, तो ये बैलेंस शीट मेरे पास दिसंबर की मौजूद है। इस क्वार्टर की भी फुल फ्लेज अकाउंट्स नहीं है, आएंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन दिसंबर की बैलेंस शीट पे अगर देखा है, देखते हैं क्या इसके हालात है। तकरीबन 160 अरब के इसके पास टोटल एसेट्स हैं, जिसमें 84 लॉन्ग टर्म है। और जो तकरीबन 80 अरब के ना तक 80 या 76 76 अरब के इसके पास करंट एसेट है। और करंट लाइबिलिटीज पे जाके देखें तो करंट लाइबिलिटी सिर्फ 98 अरब की, करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है करंट एसेट्स है। सबसे पहला कंसर्निंग पॉइंट मेरी जो असेसमेंट होती है, मैं देखता हूँ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी किस क्या पोजीशन है। तो करंट लाइबिलिटी मोर है करंट एसेट से, सबसे पहला रेड फ्लैग। एक चीज, दूसरी चीज, अगर हम इसके लोन्स की बात करें, तो इसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट लोन पे 3.5 अरब का यहाँ पे लोन लिया हुआ है। और तकरीबन साढ़े साढ़े हाँ, 3.5 पौने 4 अरब का इसके पास लोन पड़ा हुआ है, 3.2 बिलियन और 530 मिलियन। तो ये इसके पास ये लोन पड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखें। इस पे तकरीबन 20-22% जो भी सूद चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है लोन का, वो दे रहे होंगे ये। बाकी बैलेंस शीट मुझे कोई इतनी ठीक लगी, कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं इंडिकेट करूँ कि भाई इस पे नज़र डालो। ये समझता हूँ कि इन्होंने अपने लोन पे ऑफ किया, जो कि इंडिकेशन अच्छी है। लेकिन करंट और पोजीशन, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अच्छे नहीं है। करंट एसेट जैसे मैंने जिक्र किया तकरीबन 76 बिलियन के, और जब करंट एस लायबिलिटी की बात करें तो 98 बिलियन की, जो मेरे हिसाब से कंसर्निंग पॉइंट है। इमीडिएटली नहीं, लेकिन इवेंचुअली अल्टीमेटली कंसर्निंग पॉइंट है अगर इस पर कंपनी काम ना करे तो। अब इसके बाद आ जाए, अब इसकी डिविडेंड्स की बात करें। इस बार इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर पर 8 रुपये डिविडेंड दिया, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिविडेंड है कंपनी की, उसके हिसाब से, कंपनी की ग्रोथ और परफॉर्मेंस के हिसाब से, और रिजल्ट्स के हिसाब से 8 रुपये डिविडेंड है। मुझे लगता है कि अच्छा डिविडेंड। अगर हम इसके वो देखें, 6.5 रुपये कमाया और उसने 8 रुपये डिविडेंड दे दिया। जो भी कंपनी अपने कमाने से ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो मैं समझता हूँ वो कंपनी किसी वजह से ज्यादा दे रही है। या एक इसकी वजह ये हो सकती है कि कंपनी को वैल्यूएशन बढ़ानी है अपनी, तो लोग में डिमांड रहेगी शेयर में, एक ही वजह से। दूसरी वजह मुझे नहीं इलम क्या वजह है, बेवकूफ़ी भी बोलता हूँ मैं इसको, अगर अपने कमाने से ज्यादा डिविडेंड दे दे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं डिविडेंड के, जैसे मैं जिक्र करता 8 रुपये डिविडेंड दिया, और इसका बुक क्लोजर 30 अप्रैल है। अगर किसी के पास 30 अप्रैल के होल्डिंग होगी तो ये शेयर मिलेगा। 30 अप्रैल से मुराद ये कि 2 दिन वर्किंग डेज पहले आप बाय कर लें तो आपको मिल जाएगा। 30 अप्रैल के आपके पास होल्डिंग होगी, और फिर आप इस पर डिविडेंड हासिल ले सकेंगे। 8 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा डिविडेंड है। प्राइस की बात करें, 157 पे था। मैं इस शेयर से कुछ टाइम पहले निकल चुका हूँ, 120 या 122 पे निकल चुका हूँ। मेरी ये व्यू था इसके कि हिस्टोरिक हाई पे उस हो सकता है इससे भी मजीद ऊपर जाए। तो ये सेक्टर में
चैलेंजेस जरूर ले, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मुझे फिलहाल स्टोरी खाए पे है और मुझे लगता है मैं इस पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ऑल्दो ये डिविडेंड देता है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे अच्छे शेयर्स मौजूद हैं मार्केट में, कम रिस्क वाले मौजूद है मार्केट में। अगर किसी किस्म की करेक्शन आएगी, इस तरह का शेयर बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आप माइंड माई वर्ड कि ये अच्छे खासा एक इम्पैक्ट नजर आएगा, लॉस दे जाएगा अगर आप इतने हिस्टोरिक हाई पे बाय करेंगे। स्टिल अगर आप कॉन्फिडेंट है, गो फॉर इट, बाय करें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये केयरफुल होकर बाय करें। अच्छा, ये कंपनी के मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है जो मुझे इनके अकाउंट से नजर आई थी कि इनकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। थ्रेड में इनकी गैस प्राइस, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया, फर्टिलाइजर कंपनी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको गैस से चलती है। और जब गैस से चलती है तो जाहिर है गैस पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, कराची पाकिस्तान में खास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, गैस के प्रेशर नहीं है, गैस है नहीं, और जो है उस प्राइस पे है जो कि कंपनी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो गैस प्राइसेस कंपनी गवर्नमेंट पुश कर रही है कि इसको बढ़ाए, तो ये एक चैलेंज है। ये कंपनी इस मसले पे काम जरूर करी है जिसका मैं अगली स्लाइड में कवर करूंगा, लेकिन ये मजब बड़ा चैलेंज है। बाकी मैंने मजीद इसके चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंज है मैं लिस्ट डाउन किए हैं, आप पढ़ सकते हैं थ्रेड्स की शक्ल में। स्ट्रेंथ ये है कि मतलब कंपनी किस चीज़ मामले में स्ट्रांग है, क्या क्या इसकी मजबूती है कि किस चीज़ में स्ट्रांग है, वीकनेस क्या है, क्या क्या इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या इसके पास मौके हैं जिसमें इम्प्रूव कर सकती है। और थ्रेड ये है कि किस चीज़ चीज़ का डर है, जिसमें लोड मैनेजमेंट भी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस प्राइसेस आ रहा है, सप्लाई चेंज का भी मसला आ रहा है। आप पढ़ सकते हैं, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, हमारे से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट जरूर है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये मेरा शेयर लॉन्ग टर्म का है नहीं, तो इसलिए मैं समझाना नहीं चाहता। जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है वो एक एक पॉइंट पर पढ़े और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करे। को लगे कि अगर इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में, गो फॉर इट, इन्वेस्ट। इस कंपनी के हवाले से मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन पहले, 19 अप्रैल, मतलब आज ही सुबह एक आर्टिकल आया था कि पाकिस्तानी कंसोर्शियम ऑफ फर्टिलाइजर कंपनी टू इन्वेस्ट इन 300 मिलियन फॉर सस्टेनेबल गैस। जैसे मैंने जिक्र किया कि गैस एक बड़ा मसला है इस तरह की कंपनी के लिए, तो पाकिस्तान की 3 फर्टिलाइजर कंपनी, जिस आप इसका आर्टिकल को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसमें नजर आ जाएगा। 3 फर्टिलाइजर कंपनी क्या कर रही है, मिल के ना एक गैस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिससे गैस की कॉस्ट को कम किया जाए और और उनको एक सस्ती और सस्टेनेबल गैस मिल सके। क्या प्रोजेक्ट करिए आपकी मजीद डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन हाई लेवल बता दें कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए कि इसकी गैस की कॉस्ट कम होगी फ्यूचर में। और क्या कौन कौन सी कंपनी है, जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फातिमा फर्टिलाइजर है और फौजी फर्टिलाइजर, ये तीनों कंपनी मिलकर एक गैस पे काम कर रही है, गैस प्रोजेक्ट पे, जिसकी वजह से इनकी गैस की कॉस्ट कम हो जाएगी और हो सकता है इसको काफ़ी मार्केट से सस्ती गैस मिले दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये कंपनी सेक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे कि आपने देखा टैक्स का एक 2.25 अरब से 5 अरब टैक्स इनका हो गया, एक ये बड़ा चैलेंज है। गैस प्राइसेस का बड़ा चैलेंज है, अनस्टेबल डिमांड एंड सप्लाई का चैलेंज है। तो इस वजह से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है इस सेक्टर को खास तौर पर। बाकी गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज कम करी, IMF की तरफ से प्रेशर है कि गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर को काफ़ी सब्सिडी दी थी और अब कट करी, जब कट करी तो इस तरह के स्टॉक्स हो गए या इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स जो हो गए एग्रो फर्टिलाइजर का, उसकी खरीदारी में भी गिरावट नजर आएगी, मतलब डिमांड कम नजर आएगी खरीदने की, क्योंकि सब्सिडी नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से, तो कैसे वो बेच सकेगी, मतलब वैल्यू अपनी वैल्यू पे बेचेगी, जो वैल्यू चाह रही है वो लोग ले नहीं सकेंगे, तो इसलिए डिमांड पे इम्पैक्ट लाजमी पड़ेगा। कंपनी का जैसे मैंने जिक्र किया था शुरू में, बैलेंस शीट इसकी कोई खास अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ मेरे लिए एक नेगेटिव है। और आखिरी में कि मेरा ये वे कि शेयर तो डिविडेंड पे करता है, ठीक है, रेगुलरली पे करता है, इस बार बहुत एक्सट्रीमली अच्छा पे किया। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना ज़रूरी नहीं है इस बार अच्छा पे किया या पिछले 2 साल से अच्छा पे करता आ रहा है तो अच्छा पे करेगा। इसकी आम सी मिसाल ये है कि मुख्तलिफ शेयर्स देखें, EPCL था, ग्रुप पॉलीमर केमिकल, आप देखें हिस्टोरिकली कितना अच्छा पे करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। तो अब ये चीज़ माइंड में रखें, जो चीज़ हिस्टोरिकली होती है ज़रूरी नहीं वो हो। सेक्टर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लाजमी मद्देनजर रखें। ये ना समझे एक शेयर डिविडेंड वाला है तो जिंदगी भर डिविडेंड देगा। दैट्स इट, मेरे ख्याल में ये मेरे व्यूज शेयर के हवाले से, और आप अपनी रिसर्च करें, डेफिनेटली मेरी ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प आउट करेगी, कंक्लूजन में नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा डिसाइड करने में ज़रूर हेल्प करेगी कि क्या शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और अस्सलाम वालेकुम।